एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की चूत, मेरे आदमी आके तेरी माँ चूत के लेके चले जाएंगे। बस ये क्या होता है भाई? 12 मार्च 1993 दोपहर का वक्त तो याद ही होगा, जिस दिन मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक 12 धमाके होते हैं। चारों तरफ चीख पुकार, धुआं और लाशों का ढेर लग चुका था। पूरा देश इस घटने से सदमे में था और पुलिस कातिलों की तलाश में जुटी थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तबाही के तार बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार से जुड़े होंगे। जब डीसीपी राकेश मारिया के पास एक फोन कॉल आता है और एक नाम लिया जाता है, संजू बाबा, तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या एक फिल्म स्टार आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने ही शहर को तबाह कर सकता है? क्या वो खलनायक असल जिंदगी में भी एक खलनायक और मुजरिम था? 29 जुलाई 1959 को जन्मे संजय दत्त का जीवन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सुनील दत्त और नारगिस जैसे दिग्गज सितारों के घर पैदा होने के बावजूद संजू का बचपन सुख सुविधा से ज्यादा विवादों और दबाव के साये में बीता। एक तरफ फिल्मी विरासत का भारी बोझ था तो दूसरी तरफ खुद को साबित करने की छटपटाहट। यही वजह थी कि जिसे दुनिया संजू बाबा के नाम से प्यार देने वाली थी, उसका नाता कम उम्र में ही गलत आदतों और विवादों से जुड़ गया, जिसने उसके पूरे भविष्य को ही एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। 1963 में फिल्म मुझे जीने दो की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त अपने परिवार के साथ चंबल के बिहिंडो में थे। वहाँ के खतरनाक डाकू रूपा ने छोटे संजय दत्त को किडनैप करने की धमकी दी ताकि वह भारी फिरौती वसूल सके। इस खबर से नारगिस दत्त बेहद डर गई थी, लेकिन सुनील दत्त ने घबराने की वजह हिम्मत से काम लिया और सुरक्षा बढ़ाकर शूटिंग जारी रखी। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद संजय के जीवन में उस धुंधले अध्याय की शुरुआत थी जहां बचपन और हिंसा अनजाने में एक दूसरे से टकरा गए थे। खेल खेल में जहां बच्चे लकड़ी के घोड़े या प्लास्टिक के खिलौने से दुनिया जीतने की कोशिश करता है, वहाँ संजय की जिज्ञासा ने उसे अलमारी में रखी अपने पिता की असली लाइसेंसी बंदूक तक पहुँचा दिया। भारी लोहे की उस बंदूक को खिलौना समझकर उन्होंने जैसे ही ट्रिगर पर उंगली कसी, एक जोरदार धमाके ने घर की शांति को चीर दिया और गोली सीधे जाकर एक नौकरानी को जा लगी। हालांकि खुशकिस्मती से समय पर इलाज मिलने के कारण उस महिला की जान तो बच गई, लेकिन इस खौफनाक हादसे ने संजय की भीतर छिपे एक हिंसक स्वभाव की पहली झलक दुनिया को दिखा दी थी, जिसने आगे चल के उसके व्यक्तित्व पर कई गहरे सवाल खड़े कर दिए। मात्र 10 साल की उम्र में पिता को देखकर जागी जिज्ञासा ने एक मासूम को नशे की ओर धकेल दिया। वह घर में यहाँ वहाँ फेंके गए सिगरेट के टुकड़े को चोरी छुपे इकट्ठा करके उन्हें पीने लगा। पिता की एक छोटी सी लापरवाही और अर्धजली सिगरेट को फेंकने की आदत ने बच्चे की मन में इसे एक खेल बना दिया, जो धीरे धीरे एक जानलेवा लत में तब्दील हो गई और उसके बचपन को अंधेरे में झोंक दिया। कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ शौक देखते ही देखते गांजा, कोकीन और हीरोइन जैसे जानलेवा ड्रग्स के गिरफ्त में बदल गया, जिसे उसकी मानसिक स्थिति को इस कदर बिगाड़ दिया था कि उससे भयानक हेलुसिनेशन होने लगे। एक बार तो नशे के प्रभाव में उन्हें अपने पिता सुनील दत्त पिघलती हुई मोमबत्ती की तरह नजर आए और वे उन्हें बचाने के लिए उन पर ही कूद पड़े। यह नशा उसकी भावनाओं पर इतना हावी था कि जब उसकी मां नारगिस दत्त न्यूयॉर्क में कैंसर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, तब भी वे ड्रग्स के बिना नहीं रह पा रहे थे। यहाँ तक कि जब वे अपने माँ से मिलने गए तो जूते में हीरोइन छिपाकर अमेरिका ले गए थे। माँ के निधन के बाद वे पूरी तरह टूट गए और नशे ने उन्हें एक जिंदा लाश की स्थिति में पहुँचा दिया था। लेकिन पिता के अटूट सहयोग और खुद की इच्छा शक्ति के कारण वे 2 साल अमेरिका के रिहैब सेंटर में रहे और फिर जाकर मौत के मुंह से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन इनकी कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद तो और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है, जिसे जानकर पूरे बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान था। संजय दत्त की जीवन बेहद खतरनाक मोड़ तब ले लेती है जब बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपा अंडरवर्ल्ड का खौफनाक चेहरा सामने आता है। दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी नेटवर्क और उसके पार्टनर अब्दुल सालेम की एंट्री ने संजय दत्त के जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। 1993 के मुंबई बम धमाके की खूनी साजिश के दौरान अब्दुल सालेम अपने साथियों के साथ बाबा के घर 3 AK-56 राइफल, 250 गोली और कुछ हैंड ग्रेनेड लेकर पहुंचा था। संजय ने न केवल इन हथियारों को स्वीकार किया बल्कि उन्हें अपने घर में छिपाकर भी रखा। इसी कारण से जब 19 अप्रैल 1993 की सुबह जब संजय दत्त मॉरिशस से अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग खत्म कर वापस लौटे तो पूरा मुंबई एयरपोर्ट पुलिस से भरा। एक चीज बोलूं आपको,
वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की चूत, मेरे आदमी आके तेरी माँ चूत के लेके चले जाएंगे बस। ये क्या होता है भाई? आप सोचिए भाई। भाई ज्यादा दिन नहीं है जी, और मैं अगर जी, बस ये दुआ करो लगे मैं, जी, ज्यादा दिन नहीं है। अभी अगर ये आ जाता ना जी, तो मैं समझता हूँ तुम लोगों के लिए खुशखबरी थी वो। बिल्कुल भाई। समझ में आया कि नहीं? जी, हाँ, बस गुड न्यूज ही थी। अगर वो तुमसे मिलने आ जाता ना जी, तो दूसरे तीसरे दिन मतलब खुद तो प्रेस कर ही लेता हम लोग, जी, समझे ना? जी भाई, हाँ, बाकी अल्लाह माली के छोड़ दो। जी भाई, मैंने अभी इसको यही बोला, अभी इसको मतलब जालिम की हवा गर्म रहती है, जी, लेकिन कब निकलती पता नहीं चलता, सही बात है। समझे ना? जी भाई, हाँ, इतनी परेशानी भाई, मैं क्या बोलूँ आपको। मैंने मेरे को पता है, जी, इसलिए मैं अभी थोड़ा लगाऊँ ना, जी जवाब दूंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी जवाब दे दूंगा। भाई, उस दिन भाई से बात हुई थी, सेम चीज बोला उन्होंने। अच्छा, जी, एक ही बात है ना, जी, कोई अलग बात तो नहीं है। मैं कोई अलग बात करूंगा या भाई अलग बात करेंगे, एक ही बात करेंगे ना। बिल्कुल। अब पूरा ये जो रेजी वाला पूरा मैटर है, जी, चोरी वाला, जी, उसमें मैंने सिर्फ धंधे के और नंगे के सिवा मैंने किसी से बात ही नहीं की है। जी, जी, वो बेचारा पूरा ही पूरा जो करने का किया, वो बहुत बड़ा गांडू है भाई वो। समझे ना? हाँ, अरे वो तो अभी निकल भी नहीं रहा है। अभी एक बात बोलूँ, इस तरीके को भी ना मेरे नाम से पहले उठ दिया लोगों ने। अच्छा, अच्छा, और यहाँ का नंबर छोड़ा, मैं वो नंबर ट्रेस करने गया तो दूसरे दिन फिर उसने अपने नाम से बात करके वो किया थे। अच्छा, हाँ, यहाँ का एक नंबर छोड़ दिया लोगों ने, कोई डुप्लीकेट। ये मैंने उस नंबर पे मतलब चेक किया तो वो कोई था ही नहीं, नंबर ही बन रहा था वो। दो तीन नंबर। हाँ हाँ, मेरे नाम से। जी, किसके पास? दो तीन प्रीति थी, एक तो वो मैंने प्रीति का तो मैंने मरीजों को मैसेज अभी हाल में है अभी। अभी? जी, अरे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। चोपड़ा के पास है यार मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है पेपर में और एक टीवी में। जी, और बंसाली का और चोपड़ा का। जी। अच्छा मैंने भाई, हाँ, बंसाली का हरीश का कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा जी, मैंने वो चोपड़ा को भी बोलना है कि मैंने नहीं किया, किसी ने मेरे नाम से किया होगा। जी, और मेरे को वो नंबर चाहिए, नंबर दो मुझे। भाई मैं कल परसों फोन करके अपन दे दूंगा मेरे नंबर। को याद से नंबर देना कि नंबर जी। कौन कौन से है। जी, जी, कि मेरे आदमियों से है या मेरे नाम से कोई कर रहा है, जी। तो प्रीति को तो याद से बोलना कि मैंने नहीं किया है। जी भाई, और मैंने कभी कोई यार औरत जाते कोई पैसे मंगाने वाली- बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही मैंने उसको बोला, वो मेरे पास आई थी। हाँ, मैंने बोला हो ही नहीं सकता है। मैंने सेकंड चीज यार, वो मेरे साथ काम कर रही है, जी, मैंने उसको पैसे दिया है। जी, दिया इसलिए थोड़ी कि मैं उसको फोन करके वापिस मंगा लूँ, बिल्कुल। समझ रहे कि नहीं? जी भाई। अच्छा, ये मेरे को पहला परसों नंबर दे देना यार। किसका? वो ये जो 2-3 नंबर है ना सबके पास, जी, ये नंबर मेरे को दे देना। ओके भाई। और कुछ है? और कोई भाभी कैसे? हाँ, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास। एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा, बच्चों से भी। हाँ, बच्चों से भी करवा दूंगा। पक्का है? हाँ बिल्कुल, अगर परसों रात में फोन करो तो मैं करवा दूंगा। ओके भाई। ठीक है? जी भाई। ओके भैया। ओके भाई। ओके, गुड नाइट। ओके, ओके। यह कॉल रिकॉर्डिंग इस बात का जीता जागता सबूत था कि संजय का अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ता महज मजबूरी नहीं बल्कि एक गहरा जुड़ाव था जिसने उन्हें उस दलदल में